अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर देंगे। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज ने IPP's मुआहदे से मुतालिक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। ट्विटर पर डेटा शेयर करते हुए कहा कि IPP's पाकिस्तान को लूट कर खा गए। हुकूमत एक पावर प्लांट से 750 रुपए फी यूनिट बिजली खरीद रही है। करप्ट ठेकों, बद इंतजामी और नाअहली की वजह से आवाम को बिजली 60 रुपए बेची जा रही है। सबको अपने मुल्क को बचाने के लिए 40 खानदानों के साथ इन मुआहदों के खिलाफ उठना चाहिए। ट्वीट में लिखा कि महंगे तरीन IPP's को की गई अदायगी 195 अरब रुपए है। कैपेसिटी पेमेंट के नाम पर कौमी खजाना खाली कर दिया गया। 40 खानदानों ने ये गुल खिलाए। साबिक विफाकी वजीर तिजारत गौहर एजाज ने सोशल मीडिया पर बिजली साज कंपनियों का डेटा शेयर कर दिया। गौहर एजाज ने बताया कि 80% पावर प्लांट्स पाकिस्तानियों की मिल्कियत हैं, जो हमें 1 यूनिट बिजली 60 रुपए में फरोख्त कर रहे हैं। मुल्क बचाने के लिए सबको IPP's माहिदों के खिलाफ खड़ा होना होगा। सिर्फ 40 खानदानों को मुनाफा दिया जा रहा है। डेटा में बताया गया कि IPP's माहिदे के तहत हुकूमत बाज पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए फी यूनिट खरीद रही है। कोल पावर प्लांट से औसतन 200 रुपए, जबकि विंड और सोलर की 50 रुपए फी यूनिट से ऊपर कीमत अदा की जा रही है। साबिक निगरान विफाकी वजीर गौहर एजाज ने कहा कि इन महंगे तरीन IPP's को की गई अदायगी 195 अरब रुपए है। 3 प्लांट्स को लोड फैक्टर पर 100 से 140 रुपए अदा किए जा रहे हैं। हुकूमत एक पावर प्लांट को 15% लोड फैक्टर पर 140 अरब रुपए, दूसरे प्लांट को 17% लोड फैक्टर पर 120 अरब रुपए और तीसरे प्लांट को 22% लोड फैक्टर पर 100 अरब रुपए की अदायगी कर रही है। ये सिर्फ 3 प्लांट्स के लिए 370 अरब रुपए बनते हैं। सारा साल 15% लोड फैक्टर पर चल रहा है। गौहर एजाज ने कहा कि सिर्फ सस्ती बिजली फराहम करने वालों से बिजली खरीदनी चाहिए। ये प्लांट्स 52% हुकूमत की मिल्कियत है, 28% निजी सेक्टर की मिल्कियत है। कई प्लांट्स की पैदावार सिफर और माहाना अदायगी 150 अरब रुपए करनी पड़ रही है। साबिक विफाकी वजीर गौहर एजाज ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। बोले, इंडस्ट्रीज़ की बरामद इस वक्त तक नहीं बढ़ सकती जब तक बिजली का निज़ाम ठीक नहीं होता। इंडस्ट्री का टैरिफ 9 सेंट होना चाहिए। 2.1 ट्रिलियन रुपए पावर प्लांट्स को देने हैं और ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है कि प्लांट बंद करके आवाम से पैसा वसूल किया जाए। ऐसा पावर प्लांट है जिसको 1000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हर महीने 3 कंसेक्यूटिव मंथ्स जनवरी फरवरी और 0 बिजली ली है, 1 यूनिट भी नहीं मिल रहा। और वो पैसे कौन दे रही है? आवाम। इंडस्ट्री का टैरिफ जो है, हम कह रहे थे कि 9 सेंट होना चाहिए। ये 2.1 ट्रिलियन रुपीस देने हैं इन पावर प्लांट्स को, जिसमें मैंने आपको जनवरी से मार्च का पूरा डाटा दे दिया है, जिसमें ऐसे 4 प्लांट हैं जिनको आपने 1-1 हज़ार करोड़ रुपए महीना दिया। कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि मैं बनाऊं ना बनाऊं, मैं चलाऊं ना चलाऊं, ये मैं कंज्यूमर से लूंगी। ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट है? इसको किसने रुकावट दी है? कंज्यूमर से भी कितने लूंगा? 2,11,300 रुपए, जिसमें से आधे हुकूमत के हैं। बिजली के बिल्स में कैपेसिटी पेमेंट का मसला ज़रूर है और 35.5 रुपये फ़ी यूनिट के बुनियादी टैरिफ में ये कैपेसिटी पेमेंट तकरीबन 18 रुपये फ़ी यूनिट है। अलबत्ता मुआशी तरक्की और दीगर अवामल के ज़रिए बिजली का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल उसकी फ़ी यूनिट कीमत में कमी ला सकता है। विफाकी वज़ीर ख़ारजा आसिफ का गौहर एजाज के डेटा पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। ट्वीट किया कि सारिफ को बुनियादी टैरिफ के ऊपर तकरीबन 8 रुपये फ़ी यूनिट की टैक्सेस भी अदा करने पड़ते हैं, जिसकी बुनियादी वजह टैक्स चोरी है। अगर टैक्स चोरी बंद हो जाए और FPR को टैक्स की अदायगी शुरू हो जाए तो बिजली के बिल से टैक्सेस का इजाफी बोझ खत्म किया जा सकता है। ये बिल की वजह IPP's मुआहदे हैं। इन मुआहदों पर नजरसानी जरूरी है। सदर फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मुतालबा सामने आ गया। कहा, IPP's के पावर प्लांट सिर्फ 10% से भी कम इस्तेदाद पर चल रहे हैं, जबकि हुकूमत हर माह उन्हें 1.5 अरब रुपए अदा कर रही है। हुकूमत IPP's के साथ होने वाले मुआहदों को आवाम के सामने लेकर आए। एक तरफ गर्दिशी कर्ज बढ़ रहा है तो दूसरी जानब आवाम पर बोझ डाला जा रहा है। कराची वालों पर बिजली बॉम्ब गिराने की तैयारी के इलेक्ट्रिक के सारिफिन के लिए बिजली फी यूनिट 5 रुपये 45 पैसे महंगी होने का इम्कान है। के इलेक्ट्रिक ने फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त जमा करा दी है। नेपरा 30 जुलाई को समाप्त करेगा।
बानी पीटीआई पर आर्टिकल 6 के मामले पर पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ खड़ी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का बड़ा दावा, तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द जमात करार दे दिया। बोले दहशतगर्दों को लाकर मुल्क में बसाने वालों को सियासी जमात नहीं कहा जा सकता। बनू में पीटीआई के मुसल्लह जत्थे मार्च में शामिल थे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पॉइंट स्कोरिंग न करे, सूबाई हुकूमत के कैसे इस वाक़े की इंक्वायरी करा सकती है। पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी और आर्टिकल 6 वाले मामले पे उन्होंने अपनी बड़ी क्लियर बताया है कि हम हुकूमत के साथ हैं। इसकी मैं कहता हूँ कि एक सियासी जमात है ही नहीं, ये इंतशार फैलाने वाले लोग हैं, दहशतगर्दी करने वाले लोग हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा इंतशार की सियासत की है। आपको सियासी जमात कहलवाने का हक नहीं है, आप एक दहशतगर्द जमात है। जब आप दहशतगर्दों को ला के बसाएं मुल्क के अंदर और कहें कि जी मैं उनको ला रहा हूँ, ये बानी चेयरमैन का बयान मौजूद है, वीडियो मौजूद है जिसमें कह रहे हैं कि जी हमें लोगों को वापस बसा रहे हैं। बनू में ट्रेडर्स का एक अमन मार्च था, चंद सियासी जमातों के लोग शामिल हुए, तरीके इंतशार के लोग भी शामिल हुए, इनके लोग मुसल्ला जत्थों की शक्ल में अंदर शामिल थे। अब ये बनू वाली साजिश आपके सामने है। केपी गवर्नमेंट इस पे जो मर्जी कहती रहे, भाई आपके लोग मुलविस हैं, आप कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं? मैं मुस्तरद करता हूँ इसको। आप तो इंक्वायरी करवा ही नहीं सकते इस चीज की। इंक्वायरी किस चीज की आप करवाएंगे जिसमें आपके अपने लोग मुलविस हैं? खुद ही इंक्वायरी करवाएंगे। तो आपको बताएं कि जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में अफगान शहरियों ने एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी काउंसिल खाने पर धावा बोल डाला। मुश्तिल अफगान शहरियों की जानिब से काउंसलेट की इमारत पर पथराव भी किया गया। हमले के बाद अफगान शहरी काउंसिल खाने के बाहर लगा परचम भी उतार कर ले गए। जर्मनी में अफगान शहरी बेकाबू एहतजाज के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने पर चढ़ाई। हमले के दौरान अफगान शहरियों ने कौंसल खाने की इमारत पर पथराव भी किया। कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी कौंसल खाने का अमला महफूज रहा। जर्मन वजारत खारजा की जानिब से पाकिस्तानी सिफारती हुक्काम को मुकम्मल तहकीकात की यकीन दहानी करवाई गई है, जबकि वाक़े में मुलविस मुतअद्दिद अफराद की गिरफ्तारी का दावा भी किया गया है। उधर दफ्तर खारजा ने हमले को शरपसंदों की कार्रवाई करार दे दिया। बयान में कहा, पाकिस्तान कौंसल खाने पर गुंडागर्दी की शदीद मजम्मत करता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगान शहरी इजाजतनामे के बरक्स पाकिस्तानी कौंसल खाने में दाखिल हुए। अफगान बाशिंदों का जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमला। पाकिस्तान का जर्मनी से शदीद एहतजाज। ज़राए के मुताबिक जर्मन सफारत खाने के सीनियर तरीन सफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी हुई। पाकिस्तान ने फ्रैंकफर्ट वाक़े पर शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पाकिस्तानी सफारती प्रॉपर्टीज़ की हिफाजत और मुलविस लोगों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया गया। सीनियर जर्मन सफारतकार की जानिब से हर मुमकिन हिफाजत की यकीन दहानी कराई गई। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सैफ ने अता तारड़ के बयान को सूबे का अमन खराब करने की कोशिश करार दे दिया। एक बयान बैरिस्टर सैफ ने कहा कि बनू वाक़े पर इंक्वायरी कमीशन बहुत जल्द रिपोर्ट जमा कराएगी। मुकामी इंतजामिया और समाजी अमायदीन में मुज़ाकरात का अमल शुरू होते ही बनू में अमन बहाल हुआ। मुस्तरद शुदा सियासी ड्रामे बाज बनू वाक़े पर सियासत की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। अमायदीन पर मुश्तमिल कमेटी की जल्द वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर से मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर आला ने 2 रोज़ कबल ही बन्नू की सूरत हाल पर तहफ़्फ़ुज़ात के लिए कमीशन बनाने का ऐलान किया था। मौलाना फजलुर रहमान चुन कर पीटीआई से इंतकाम ले रहे हैं। बैरिस्टर गौहर जेयूआई और पीटीआई मुज़ाकरात से मुनहरफ हो गए हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की गुफ्तगू। बोले, वज़ीर आला अली अमीन अपनी पार्टी की 10 साला दौर की कारकर्दगी पर मुझसे डिबेट कर लें। हत्या के इज़्ज़त का दावा वो करे जिसकी खुद कोई इज़्ज़त हो। 55 हल्के खुलने जा रहे हैं। 45 दिनों में नंबर गेम चेंज हो जाएगा। साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने बड़ा दावा कर दिया है। सोशल मीडिया पर एक इंटरव्यू में फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि 2018 का इलेक्शन धांधली ज़दा नहीं बल्कि मैनेज था। 2019 में जब नवाज शरीफ को बाहर भेजा गया तो मुझे लगा कि दूसरी तरफ काम शुरू हो गया है। सारे मसाइल का हल ग्रैंड डायलॉग है। राना सनाउल्लाह, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था। मैंने मरीम नवाज को जेल भेजने की मुखालफत की थी। नून लीग के देरीना साथी आसिफ किरमानी ने आला क़यादत पर तनकीद के बाद नून लीग को खैराबाद कह दिया। दूसरी जानिब दूसरी जमात में शमूलियत के हवाले से कोई इशारा भी नहीं दिया गया। सीनियर सियासतदान का कहना है कि पार्टी छोड़ने की सबसे बड़ी वजह आवाम की तरफ बढ़ता हुआ महंगाई का तूफान है। लोग बिजली के बिलों और महंगाई से मर रहे हैं, जबकि रहनुमाओं का एक ग्रुप हुक्मरानों को उनकी गैर मौसर तर्ज हुक्मरानी पर खुश कर रहा है। आसिफ किरमानी ने मजीद कहा कि जल्द ही पार्टी छोड़ने के फैसले के बारे में तफसीली बयान जारी करेंगे।
रहनुमा तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद ने सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहना था कि 34 साल पहले सियासत में कदम रखा, बहुत सोच और विचार के बाद अब सियासत से रिटायर होने का फैसला किया है। ये फैसला किसी प्रेशर की वजह से है और ना ही इरादा किसी और सियासी जमात में जाने को आगे आना चाहिए। तहरीक इंसाफ और अपने हल्के के आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 2 दफ़ा शर्फ़े नुमाइंदगी बख्शा। मुल्क की खिदमत का ये जज्बा ताहयात रहेगा। उम्मीद है कि तहरीर और तदरीस और मीडिया के जरिए ये सफर जारी रहेगा। जितना पैसा दरकार होगा देंगे। इलाज मुआलजे में सियासत की कोई गुंजाइश नहीं। सबको इलाज की सहूलत घर की दहलीज पर मिलना चाहिए। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में जना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, एक नाम नहाद मुनसिफ ने साजिश करके PKLI को तबाह किया। काबिल माहिरीन पर मबनी बोर्ड्स को बर्बाद किया गया। अशराफिया दुनिया में जहाँ चाहे इलाज करा सकती है, गरीब इलाज के लिए तड़पता है। मेडिकल सेंटर मैं इंतहाई अदब लेकिन इंतहाई एतमाद से कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का तिबी सहूलतों के हवाले से पाकिस्तान का नहीं बल्कि इस खत्ते में सबसे शानदार एक इलाज मुआलजे का अस्पताल सेंटर होगा जिसकी मिसाल पाकिस्तान में कोई नहीं होगी। पहले ये बात अपनी जगह दुरुस्त है कि अशराफिया साहिब हैसियत जिनको अल्लाह ताला ने वसाइल दिए हैं जायज़ हलाल, वो पाकिस्तान में क्या दुनिया में जहाँ चाहे महंगा तरीन इलाज करा सकते हैं मुझ समेत। लेकिन आम पाकिस्तानी कहाँ जाएगा कि गरीब आदमी का इलाज 100% फ्री होगा, एक धेला उसको खर्चने की जरूरत नहीं होगी। ये एक दिलखराश वाक़या है तारीख का कि किस तरह एक सो कॉल्ड मुनसिफ ने एक साजिश करके PKLI को तबाह करने की भरपूर कोशिश की। PKLI के बोर्ड को किस तरह उस जमाने की हुकूमत ने तबाह किया। उस बोर्ड में काबिल तरीन डॉक्टर थे, बहुत ज़हीन मेडिकल एक्सपर्ट्स थे। उस बोर्ड का खात्मा किया गया। अमन आवाम की ज़रूरत है और ये रियासत की जिम्मेदारी है। साबित हो गया कि निज़ाम नाकाम हो चुका है, मुल्क पर कर्जों का बोझ बढ़ चुका है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि अमरीकी जंग के नतीजे में हमारी मईशत को नुकसान पहुँचा। 2001 से पहले मुल्क में बम धमाके नहीं होते थे। अमरीकी जंग की वजह से लाखों लोग कत्ल हुए। मौजूदा सूरत हाल में नुकसान सिर्फ पाकिस्तान और आवाम का हो रहा है। ये समझते हैं कि अमन हमारी जरूरत है और ये अमन हमें फराहम करना हमारे हुकूमत और रियासत की जिम्मेदारी है। और अमेरिका की इस लड़ाई के नतीजे में, ये हमारी लड़ाई नहीं थी, इस पर हमारे इस खित्ते के दुश्मन खुश होंगे जो एक नया खेल यहाँ पर खेलना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमें अंधी लड़ाई में न झोंका जाए। और फिर ये हुआ कि हमारी मईशत को 150 से 200 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है अमरीकी जंग पाकिस्तान में लड़ने के नतीजे में। लाख के करीब लोग हैं जो कत्ल किए जा चुके हैं, शहीद किए जा चुके हैं। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, नुकसान अवाम का हो रहा है, नुकसान कौम का हो रहा है। कराची में आज भी वक्फे से हल्की और तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। एयरपोर्ट, सोहराबगोट, सफूरा चुरंगी, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड और गुलिस्तानी जोहर समेत मुल्हिका इलाकों में बारिश हुई। शारा फैसल, सदर, तारक रोड, सुरजानी टाउन और FB एरिया में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात का कहना है कि बारिश बरसाने वाले बादल जिला गरबी और वस्ती में फैल सकते हैं। बारिश के बावजूद शहर में हब्स और गर्मी की शिद्दत बरकरार है। कराची में बारिश खुलकर नहीं हो रही जिसके बाद शदीद हब्स है। इस वक्त भी शहर कायद का दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शिद्दत 43 सेंटीग्रेड महसूस की जा रही है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी और हब्स की वजह हवा का कम दबाव है। कराची में जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और हब्स की कैफियत है वो बुनियादी तौर पे हवा का कम दबाव जो समंदर के ऊपर बना हुआ है और उसी की वजह से ही है ये गर्मी और हब्स, क्योंकि सी ब्रीज ब्लॉक हुई है उसकी वजह से। और इत्तेफाक से उसी लो प्रेशर एरिया की बायस कराची में पिछले 3 दिन से बारिश भी हो रही है, कुछ जगहों पर अच्छी, कुछ जगहों पर लाइट सी। तो ये दोनों एक तरह से लो प्रेशर एरिया के साथ चीज़ें एसोसिएट होती हैं। जब ये ख़त्म होगा तो कराची में नॉर्मल वेदर बहाल होगा, पार्टली क्लाउडी मौसम और कुछ समुद्री हवाएं चलेंगी, विंडी होगा, फिर मौसम बेहतर होगा परसों से। कल भी इसके बायस इम्कान होगा कुछ एरियाज में लाइट रेन, कुछ एरियाज में मॉडरेट रेन कराची के चंद एक इलाकों में, क्योंकि कल शाम तक इसके असरात रहेंगे लो प्रेशर के। कराची में शदीद गर्मी मगर के इलेक्ट्रिक वालों को रहम ना आया। शहर कायद में 12 से 16 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी बिलबिला उठे, कहते हैं कि बिजली आती नहीं मगर बिजली के बिल
हज़ारों में आते हैं। ये हर थोड़ी थोड़ी ये 2 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है, कोई हिसाब किताब नहीं है। जब इनका दिल करता है बिजली खींच लेते हैं, जब इनका दिल करता है। अब इतनी गर्मी हो रही है, ये देखो हम घर से बाहर बैठे हुए हैं। 120 यूनिट के भी मेरे पास बिल आता है, तकरीबन जो है 9,000 10,000 रुपये का बिल आता है। तो मैं पापड़ बेचने वाला बंदा हूँ, माजूर भी हूँ। मैं किस तरीके से ये अफोर्ड करूँ? तो मैं अपने बच्चों को पालूँ या घर को चलाऊँ या मैं किसको चलाऊँ? मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा। क्या खुदकशी कर लूँ? खुदकशी तो हराम है। हालिंग बिल इतने हुए हैं जिसकी कि इंतहा नहीं है। इतने टैक्स हैं कि पता ही नहीं चलता कि असल बिल कौन सा है। ये टैक्स, वो टैक्स, फलाना टैक्स, ढिमकाना टैक्स। ये अल्लाह करे कि हमारी हुकूमत को थोड़ा सा रहम आए कि ये टैक्स ख़त्म करें और जो बिल हैं वो दें। ओवर बिलिंग अपनी मर्जी जितनी चाहे कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट के इनके अपने आदमी हैं। तकरीबन ये समझ लें आप, लोड शेडिंग 10 घंटे तो इनके परमानेंट हैं, पक्के। बाकी का कुछ नहीं कह सकते कि अगर इनकी मर्जी है, मेहरबानी है कि 14 घंटे बंद कर दें, 20 घंटे बंद कर दें, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। वज़ीर आला पंजाब का आवाम के लिए एहसन इक़दाम। पहली बार आम शहरियों को एयर एम्बुलेंस की सहूलत मिल गई। छत से गिरने वाली मियांवाली की हलीमा बीबी की गोल्डन आर नामी एयर एम्बुलेंस के जरिए बर वक्त रावलपिंडी मुंतकली से जान बचा ली गई। 40 साल हलीमा बीबी छत से गिरने के बाद तशवीशनाक हालत में थी। मरीजा की जान बचाने के लिए फौरी अस्पताल मुंतकली ज़रूरी थी। डॉक्टर रिजवान नसीर की निगरानी में डॉक्टर ने हलीमा बीबी का ऑपरेशन किया। और इधर मरियम नवाज का शुक्र अदा करते हैं। मरियम नवाज को पता चला मरियम नवाज ने हमारे लिए जहाज भेज दिया है इस्लामाबाद पीली में इसका इलाज करने के लिए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी तोशा खाना के नए रेफरेंस में नैब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। जेल ज़राए के मुताबिक नैब की टीम 2.5 घंटे तक अडियाला जेल के तफ्तीशी रूम में दोनों का इंतजार करती रही। मुतअद्दिद पैगाम भिजवाए लेकिन बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पेश ना हुए। ज़राए के मुताबिक नैब के डिप्टी डायरेक्टर मुस्तनसर शाह ने दोनों से कीमती ज्वेलरी से मुतालिक तफ्तीश करनी थी। नए तोशा खाना रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कल सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम की वारदातें थम न सकी। गुलशन इकबाल कायदे आज़म कॉलोनी में डकैती। मुलजिमान ने मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए मोटरसाइकिल सवार शहरी का ताक़ुब किया। घर की दहलीज पर रुकते ही मुलजिमान आ पहुंचे। इस दौरान मुलजिमान इत्मीनान से शहरी की जेबें खंगालते रहे और लूट मार के बाद बासानी फरार हो गए। रिजविया पुलिस ने 5 डाकू गिरफ्तार कर लिए। पुलिस के हाथों गिरफ्तार मुलजिमान स्ट्रीट क्राइम की वारदातों के साथ साथ कीमती मोटरसाइकिल छीन कर बलूचिस्तान में फरोख्त करते थे। स्टील टाउन का सर 92 में था, बरी हो गया था। अच्छा। और क्या नाम है, एक न्यू टाउन का था 395, ASIO का था 23 से। अच्छा। वारदात कर रहे थे सर। क्या वारदात? मोबाइल छीन रहे थे कार गाड़ी वाले। फिर गोली कैसे लग गई? गोली बस बाइक भगा रहा था लगी। बाइक छीनने पे। अच्छा, कहाँ पहली बाइक कहाँ से छीनी? सुरजानी टाउन से। कौन कौन था तुम्हारे साथ? सर हम 4 बंदे थे। सर मोटरसाइकिल छीनते थे हम लोग, मोबाइल छीनते थे। सर तरीके का ये होता था कि 3 जने होते थे, मैं बाइक चलाता था, बाइक आगे रोकते थे, जाम करते थे, वो चैम्बर करते थे और बाइक वो बीच वाला बंदा उतर के ले लेता था हमसे। तू पकड़ा तुझे? बाइक चोरी करता है, डकैती करता है। चोरी करते हैं? नहीं, डकैती करता है। बाइक छीना था, चेना मोटरसाइकिल। कौन कौन था साथ तुम्हारे? मैं था और हामिद था और जहांगीर था। तो सरगोदा में बोल न्यूज़ की खबर पर महकमा सेहत हुकाम इन एक्शन, डिप्टी DHO और ड्रग इंस्पेक्टर की टीम के हमरा कार्रवाई। निजी क्लिनिक को सील कर दिया गया। बोल न्यूज़ ने निजी क्लिनिक में खातून को ज़ायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने की खबर नशर की थी। एक्सपायर्ड इंजेक्शन लगने से खातून का कंधा ख़राब और जल्द जल गई थी। CEO हेल्थ ने मुतलका लेडी हेल्थ विजिटर अतिया को मुअत्तल करके इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। बांग्लादेश की आला तरीन अदालत ने तलबा के सामने घुटने टेक दिए। तलबा के मुतालबात तस्लीम कर लिए गए। सरकारी मुलाजमतों के बेशतर कोटे वापस ले लिए गए हैं। अदालत ने हिदायत की कि 93% सरकारी मुलाजमतें मेरिट पर उम्मीदवारों के लिए बगैर कोटे के होंगी। आतिफ भट्ट और अरसलान AO के फाइनल में आज रात 3 बजे एक्शन में होंगे। दोनों अगस्त के आखिर में सऊदीया में होने वाले स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। तारीख के सबसे बड़े टेकन इवेंट में 5000 से ज्यादा अफराद ने हिस्सा लिया। लॉस वेगास EVO वर्ल्ड चैंपियनशिप फाइनल्स, तारीख का सबसे बड़ा टेकन इट इवेंट। 5000 से ज्यादा अफराद शरीक हुए। स्पोर्ट्स के नामी ग्रामी खिलाड़ियों की मौजूदगी में आतिफ भट्ट और अरसलान ऐश ने सब्ज हिलाली परचम सरबलंद कर दिया। जोश और
और जज्बे से भरपूर शानदार कारकर्दगी से इवेंट के फाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरसलान ऐश तारीखी 5वीं ईवीओ चैंपियनशिप का इरादा रखते हैं। आतिफ अपना पहला ईवीओ टाइटल हासिल करने के ख्वाह हैं। दोनों अगस्त के आखिर में सऊदीया में शेड्यूल स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप के लिए पहले ही क्वालिफाई कर चुके हैं। साथ ही पाकिस्तानी और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप क्वालिफायर फरजीन ने चैंपियनशिप में 17वीं पोजीशन हासिल की। बाबर आजम ने मौजूदा दौर को करियर का सबसे मुश्किल मरहला करार दे दिया। एक इंटरव्यू में कहा कि कुछ अफराद ने मामूली बातों को बुनियाद बनाकर जिस तरह टीम स्पिरिट पर वार करने की कोशिश की वो उनके लिए सबसे तकलीफदेह था। मायनाज बल्लेबाज ने मजीद कहा कि वो इस बात पर मुकम्मल यकीन रखते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। कप्तानी से हटाए जाने पर उनका कहना था कि उनको किसी के भी ज़ेर क़यादत खेलने में कोई मसला नहीं है। उनके लिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी और मैच जीतना सबसे अहम है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।